और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 5वां दिन है। रूसी सेना ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर पर रूस ने कब्जा कर लिया है। मेलिटोपोल में यूएसएसआर का झंडा फहराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के जंग का आज 5वां दिन है। खेरसॉन में भी रूसी सेना ने तबाही मचाई है। वहीं अगर हम बात कर ले तो मेलिटोपोल में यूएसएसआर का झंडा फहराया गया है। 5वें दिन रूसी सेना ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं और यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर पर रूस ने कब्जा कर लिया है और यहां पर यूएसएसआर का झंडा फहराया गया है। खेरसॉन में भी रूसी सेना ने तबाही मचाई है। खार्किव की बात कर लें तो वहां पर भी अमूमन कहा जा रहा है कि हमारे साथ संवाददाता नमित त्यागी जुड़ गए हैं। नमित, जिस तरह से शुरुआती तौर पर ये कहा जा रहा था रूस की ओर से कि किसी भी तरह का कब्जा करने का कोई मंशा नहीं है, लेकिन अब हम यहां पर देख रहे हैं के बाद एक शहरों पर कब्जा किया जा रहा है। आप देखिए कि मेलिटोपोल में भी यूएसएसआर का झंडा फहरा दिया गया है, वहां पर भी कब्जा कर लिया गया है। देखिए चारुल, जिस तरीके से आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 5वां दिन है और लगातार जो रूस है वो यूक्रेन के बड़े शहरों पर कब्जा कर रहा है। अब जो रूस की मंशा है वो यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव, जो कि दो सबसे बड़े शहर हैं यूक्रेन के, वहां पर कब्जा करने की कोशिश में लगातार रूस है। और इसको लेकर जो मिसाइल अटैक है वो भी लगातार यूक्रेन तेज कर रहा है। आज सुबह से अगर बात करें तो यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार हमले किए जा रहे हैं। खार्किव में भी लगातार पिछले 2 दिनों से भारी बमबारी हो रही है और अभी तक जो जानकारी मिल रही है वहां पर काफी हजारों की संख्या में जो भारतीय छात्र हैं जो कि कीव और खार्किव में फंसे हुए हैं, उनका निकलना भी अब मुश्किल हो रहा है चारुल, क्योंकि लगातार हम बात करें तो भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन गंगा चलाया गया है, जिसके तहत वहां से भारतीय छात्रों को भारत लाया जा रहा है। लेकिन अभी भी बात करें जो वीडियो कीव और खार्किव से निकल कर आ रहे हैं, तो ऐसे में भारत सरकार की प्राथमिकता है कि वहां पर जो इंडियन छात्र फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए। दूसरी तरफ अगर रूस की बात करें तो रूस तमाम बड़े देशों को पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में किसी बाहरी देश ने हस्तक्षेप किया तो उसको भी परिणाम भुगतने होंगे। इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव भी पास किया गया है 15 देशों के बीच में से, उसमें 11 देशों ने जो है उसमें पक्ष में वोट किया है। लेकिन फिर से भारत, चाइना और यूएई, इन तीनों ने वोटिंग से अपने आप को अलग किया है। नमित, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि सऊदी कहीं ना कहीं अब सऊदी अरब जो है वो समर्थन में आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर रूस के। वहीं यूक्रेन की बात कर ले तो जो अन्य देश हैं वो सेना नहीं भेज रहे हैं लेकिन हथियार भेज रहे हैं। क्या ये माना जाए कि इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि खबरें आ रही हैं कि दरअसल रूस ये चाहता है कि यूक्रेन में तख्ता पलट हो जाए और वहां पर सेना जो है वो कमांड करे सब कुछ। देखिए, जहां तक अगर हम इस पूरे युद्ध की बात करते हैं चारुल, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका लगातार जो है पर्दे के पीछे से यूक्रेन के साथ तो खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सैन्य रूप पर अभी भी सामने आकर किसी भी बड़े देश ने यूक्रेन का साथ नहीं दिया है। रूस की बात करें तो रूस पर तमाम बड़े देश जो हैं वो प्रतिबंध लगाने की बात कहते हैं, चाहे फ्रांस की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें। लेकिन जैसा मैंने पहले जिक्र किया था कि कोई भी जो बड़ा देश है वो अपनी सेना को यूक्रेन में भेजने के लिए अभी भी तैयार नहीं हुआ है। हालांकि पिछले 2 दिन से जो खबरें आ रही हैं कि अमेरिका की तरफ से जो बंदूकें हैं या फिर जो मिसाइल हैं वो यूक्रेन में भेजने की बात सामने आई थी, लेकिन उस बात को अब सिरे से इंकार कर दिया गया है। लगातार जो अब रूस है वो यूक्रेन पर हवाई हमले कर रहा है और यूक्रेन के राष्ट्रपति पहले ये क्लियर कर चुके हैं कि तमाम बड़े देशों से हमें काफी उम्मीदें थी, लेकिन अब सभी जो बड़े देश हैं उनको अकेला छोड़कर युद्ध में भाग गए हैं। बिल्कुल नमित, आप बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बातचीत की है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बोरिस जॉनसन से बात की है। अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बेहद कठिन है, जेलेंस्की का ये बड़ा बयान है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमले में अब तक 352 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि रूसी हमले में कुल 1684 लोग अब तक घायल हो चुके हैं।
नमित हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, यहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, आपको याद होगा कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की थी, लेकिन अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बात की है और ये भी साफ कर दिया है कि अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बेहद कठिन रहने वाले हैं। क्योंकि देखिए, शुरुआती तौर में यह अंदाजा भी नहीं लगाया जा रहा था कि यूक्रेन जो एक छोटा सा देश है, जब उसके सामने रूसी सेना आएगी तो वो 5 दिन भी इस युद्ध को खींच पाएगा। देखिए, बिल्कुल चारुल, इसमें दो बातें समझने वाली है। पहला तो ये कि रूस की सैन्य शक्ति के सामने यूक्रेन की जो सैन्य शक्ति है वो काफी बौनी साबित होती है, और जिसका जिक्र पिछले 3 से 4 दिनों में जो के रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच यूक्रेन जो है वो पीछे हटने के लिए अभी भी तैयार नहीं हुआ है। लगातार यूक्रेन की सेना की तरफ से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं, और खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति इस बात का जिक्र बार बार अपने भाषण में करते हैं। और जो वो वीडियो, भावुक वीडियो भी उनका जो 2 दिन पहले वायरल हुआ था, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मैं गद्दार नहीं हूं, अपने देश के नागरिकों को छोड़कर भागूंगा नहीं। तो एक तरफ तो यूक्रेन कह रहा है कि रूस हम पर जो हमले हैं वो तेज कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब कल एक प्रस्ताव रखा गया था कि बेलारूस के अंदर क्या रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत हो सकती है, तो हो सकता है कि आज या कल में बेलारूस, जो कि यूक्रेन और बेलारूस का बॉर्डर है, वहां पर रूस और यूक्रेन की तरफ से एक बातचीत जो है उस पर सहमति बन सकती है। क्योंकि तमाम जो दूसरे देश हैं, बड़े देश हैं, वो भी चाहते हैं कि इस बातचीत को, इस पूरे मसले को बातचीत से सुलझाया जाए। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार ये दावा कर रहे हैं कि रूसी सेना अब कीव की तरफ बढ़ रही है। कीव पर कब्जा करने की कोशिश जो है वो रूसी सैनिकों की है, और उन्होंने ये कहा है कि अगले 24 घंटे कहा है कि अब इस तरह से घेर लिया गया है रूसी सेना के द्वारा कि निकलना यहां से नामुमकिन हो गया है। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। यूक्रेन में गूगल मैप लाइव ट्रैफिक डेटा बंद कर दिया गया है। गूगल ने अस्थायी रूप से ये डेटा बंद कर दिया है। ट्रैफिक के बारे में लाइव जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाएगी। तो हालात जिस तरह वहां पर बने हुए हैं, उसके बाद गूगल की ओर से ये कदम उठाया गया। ट्रैफिक के बारे में फिलहाल कोई लाइव जानकारी नहीं दी जाएगी। यूक्रेन में गूगल मैप लाइव ट्रैफिक डेटा को बंद कर दिया गया है। गूगल ने अस्थायी रूप से ये डेटा बंद कर दिया है, और इसके बाद फिलहाल किसी भी तरह के ट्रैफिक के बारे में लाइव जानकारी यूक्रेन में नहीं मिल पाएगी। एक और बड़ी खबर, रूस के विरोध में चेक गणराज्य ने प्रदर्शन किया है। रूसी हमले के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के विरोध में गणराज्य प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल रूस ने जिस तरह यूक्रेन पर हमला किया, इसका विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से रूस ने अचानक जिस तरह यूक्रेन पर युद्ध का औपचारिक ऐलान किया, उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग देशों में प्रदर्शन हो रहा है, और खुद यूक्रेन इसको लेकर कह रहा है कि ये जो नरसंहार किया गया है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ रूस को जिम्मेदार ठहराया जाए। वहीं यूक्रेन के चेर्निहाइव में रूसी सेना ने हमला किया है। मिसाइल से आवासीय भवन को निशाना बनाया है, और हमले में आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। कीव से 150 किलोमीटर उत्तर में है चेर्निहाइव शहर। तो यूक्रेन के चेर्निहाइव में रूसी सेना ने हमला किया है। मिसाइल से यहां पर हमला किया गया है। ये एक रेजिडेंशियल हाउस है, रेजिडेंशियल कॉलोनी है, जिसको निशाना बनाया गया है। और हमले में
ये घर जो है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कीव से 150 किलोमीटर अगर हम उत्तर की तरफ चलते हैं तो वहीं चेर्निहाइव शहर पड़ता है, जहां पर हमला किया गया है रूस की ओर से। रूसी सेना ने यहां पे हमला किया है और अगर हम बात कर लें तो यहां पर एक बार फिर से नुकसान हुआ है। रूस लगातार रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है और इसके साथ ही यहां पर भी आप देखिए कि किस तरह से चेर्निहाइव शहर में ये हमला किया गया, जिसके बाद ये घर जो है ये क्षतिग्रस्त हो गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है और आज भी एयर इंडिया की 5वीं फ्लाइट से 249 छात्रों को स्वदेश लाया जाएगा। वहीं मिशन गंगा के तहत अब तक 1000 से ज्यादा छात्रों की घर वापसी कराने के लिए सरकार की पहली प्राथमिकता नजर आई। हालांकि मंजिल अभी दूर है क्योंकि हजारों छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। क्या है वहां के हालात, इस रिपोर्ट में देखिए। मुश्किल हालात में यूक्रेन से लौटे इन भारतीय छात्रों की खुशी देखते ही बन रही है। जब तक यूक्रेन से स्पेशल फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी तब तक इनकी सांस अटकी रही। चारों ओर से धमाके की आवाज, आसमान से जारी गोलाबारी के बीच इन छात्रों का ऑपरेशन गंगा के तहत रेस्क्यू किया गया और जैसे विमान भारत में लैंड हुआ मानो बड़ी मुश्किल का अंत हो गया। शनिवार रात जब पूरा देश नींद के आगोश में था तब यूक्रेन से स्पेशल फ्लाइट के जरिए 250 छात्रों को वापस लाया जा रहा था। देर रात करीब 3 बजे विमान इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, जिनकी घर वापसी के मौके पर स्वागत करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से मौजूद थे। जैसे ही विमान ने लैंडिंग की, ज्योतिरादित्य सिंधिया विमान के अंदर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। ऑपरेशन गंगा के तहत शुरुआती 4 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए 900 से ज्यादा छात्रों को सकुशल भारत लाया गया। पहली फ्लाइट में 219 भारतीय छात्र लौटे थे, जबकि दूसरी फ्लाइट में 250 छात्रों को लेकर स्पेशल विमान दिल्ली लौटा। इसके अलावा एक और स्पेशल फ्लाइट से 240 छात्रों की यूक्रेन से वापसी हुई और चौथी स्पेशल फ्लाइट से 198 छात्रों को भारत ले आया गया। मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए भारत के 18,000 से ज्यादा छात्र रूस के हमले के बाद वहां फंस गए हैं। कुछ छात्रों को वापस लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की संख्या हजारों में है। वो बहुत कठिन हालात में जिंदगी बसर करने को मजबूर है। ऑपरेशन गंगा के जरिए हर भारतीय को यूक्रेन से सकुशल वापस लाने की कोशिश हो रही है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास के जरिए भारतीयों से संपर्क किया जा रहा है। उनका डेटा इकट्ठा करके रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन इस बीच अभी तक बहुत से भारतीय ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो सका है। यूक्रेन युद्ध की मार झेल रहा है। समझ आ सकता है कि हमले की वजह से यूक्रेन की संचार प्रणाली काफी हद तक बिगड़ गई है और उसकी वजह से ही भारतीय दूतावास को भारतीयों से संपर्क साधने में दिक्कत हो रही है। लेकिन हालात चाहे जो हो, यूक्रेन में फंसे बच्चों को घर वापस लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच भारतीय छात्रों की लगातार घर वापसी भी हो रही है। जितने भी भारतीयों से अभी तक इंडियन एम्बेसी का संपर्क नहीं हो पाया है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जरूरत है धैर्य की, क्योंकि मुश्किल वक्त में हौसला ही आपको अंदर से मजबूत बनाता है, जिसके दम पर कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को मात दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
तो ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार छात्रों को, भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा रहा है। लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रूस यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 5वां दिन है। रूसी सेना ने यूक्रेन में हमले और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर पर रूस ने कब्जा कर लिया है। मेलिटोपोल में यूएसएसआर का झंडा फहराया गया है। खेरसन में भी रूसी सेना ने तबाही मचा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, जो जंग चल रही है, उसका आज 5वां दिन है और ऐसे में रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। कहा जा रहा है खार्किव, जो कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसमें रूसी सेना को जो नुकसान हुआ है उसका अंदेशा दरअसल रूसी सेना को नहीं था और इसलिए अब यूक्रेन में और भी हमले तेज कर दिए गए हैं रूसी सेना की ओर से। यूक्रेन जिसके पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, उसे अब रूस ने न्यूक्लियर वेपन चलाने की चेतावनी दे दी है और साथ ही रूसी सेना को यह भी कह दिया गया है कि आप इस चीज के लिए तैयार रहें। न्यूक्लियर वेपन के लिए भी तैयार रहने की बात कर दी गई है। दुनिया भर में रूस के इस रुख पर निंदा जताई जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ब्रिटेन पीएम से बातचीत की है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बोरिस जॉनसन से बात की है और अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बेहद कठिन है, ये बात कही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी हमले में अब तक 352 की मौत हो चुकी है। वहीं रूसी हमले में अब तक 1684 लोग भी घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बातचीत करी है प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से और यहां पर ब्रिटेन पीएम से बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने कहा है कि अगले 24 घंटे दरअसल यूक्रेन के लिए बेहद कठिन है और यूक्रेन ने ये दावा किया है कि रूस ने जो हमला किया है उसमें 352 की मौत हो चुकी है। वहीं 1684 लोग घायल भी है। तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि रूसी सेना जो है उसने प्रहार को और भी तेज कर दिया है। वहीं यूक्रेन के साथ ये जो युद्ध चल रहा है, आज इसका 5वां दिन है। वहीं यूक्रेन में गूगल मैप लाइव ट्रैफिक डेटा बंद कर दिया गया है। गूगल ने अस्थायी रूप से ये डेटा बंद किया है। ट्रैफिक के बारे में फिलहाल कोई भी लाइव जानकारी नहीं मिल पाएगी। जाहिर सी बात है, जिस तरह वहां पर हालात बने हुए हैं, ऐसे में किसी भी तरह से लाइव ट्रैक दे पाना मुश्किल है और यूक्रेन में फिलहाल गूगल की ओर से ये कार्रवाई की गई है। यूक्रेन में गूगल मैप लाइव ट्रैफिक डेटा को बंद कर दिया गया है। गूगल ने हालांकि देखिए शुरुआती तौर में ये अस्थायी रूप से इस डेटा को बंद किया गया है और ये उम्मीद जताई है कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे इस सर्विस को भी शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल गूगल मैप लाइव ट्रैफिक डेटा को बंद कर दिया गया और अस्थायी रूप से इसे बंद किया गया है। तो फिलहाल ट्रैफिक के बारे में कोई लाइव जानकारी नहीं मिल पाएगी। हालांकि इससे वहां जो लोग निकलना चाह रहे हैं यूक्रेन से, उन्हें कुछ समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के स्कूलों पर रूस ने हमला अब शुरू कर दिया है। खार्किव के स्कूलों पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। हमले से यूक्रेन के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और जिस तरह आंकड़ा भी सामने आया था कि भारी मात्रा में लोग यूक्रेन को छोड़कर जा रहे हैं और सबसे अहम चीज है कि रूस जिस तरह कह रहा था कि शांति रक्षक है उसकी सेना दरअसल और कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, आम जनता को किसी तरह की हानि नहीं होगी। इस बीच खार्किव के स्कूलों पर रूस ने हमला करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ संवाददाता नमित जुड़ गए हैं।
नमित, रूस लगातार कह रहा था कि रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, आम जनता को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन यहां देखिए कि स्कूलों पर अटैक किया जा रहा है, वहीं रिहायशी इलाकों में अटैक किया जा रहा है, लोगों की जान जा रही है। रूस की कथनी और करनी में लगातार अंतर देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल चारुल, जब से युद्ध शुरू हुआ है तो शुरुआत के दौर से ही रूस इस बात को कहता आ रहा है कि हम जो है आम नागरिकों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं, स्कूलों पर हमले किए जा रहे हैं। खार्किव की बात करें तो खार्किव में तकरीबन 2 से 3 स्कूलों पर हमले किए गए हैं रूस की तरफ से। इसके अलावा कीव की बात करें जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां पर भी कई रिहायशी इमारतों के ऊपर जो रूस है उसने मिसाइल फेंकी है। और वहां पर एक दिन पहले जो तस्वीर आई थी कीव की, जो कि यूक्रेन की राजधानी, वहां पर एक पूरे अपार्टमेंट को जो है तहस नहस कर दिया था, उसमें तकरीबन 3 से 4 लोगों की जानें गई थी। तो ऐसे में जैसा आपने जिक्र किया कि रूस की कथनी और करनी में कितना अंतर है, वो उसके अटैक में दिख रहा है। पिछले 4 दिन में जो अटैक रूस की तरफ से किए गए हैं वो आम नागरिकों को नहीं देख रहा है, कहीं भी अपने मिसाइल जो है वो चला रहा है। उसमें कई, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों की जो मौत है वो फिलहाल यूक्रेन के अंदर हुई है। तो कुल मिलाकर ये जो युद्ध है वो, इसके युद्ध के अगले 1 से 2 दिन जो है वो यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव पर काफी भारी पड़ने वाले हैं। बिल्कुल नमित, और देखिए राष्ट्रपति जेलेंस्की भी ये बात कह चुके हैं जब उन्होंने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बातचीत की कि अगले 24 घंटे भी यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि देखिए सबसे अहम चीज है कि हथियार जो है वो तो ने मुहैया कराए जा रहे हैं अलग अलग देशों के द्वारा, लेकिन लड़ने के लिए जिस तादाद में सेना चाहिए वो यूक्रेन के पास नहीं है। देखिए जैसा मैंने पहले जिक्र करा था चारुल के जो यूक्रेन की सैन्य शक्ति है वो काफी कम है रूस के मुकाबले, और यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 3 दिन पहले यूक्रेन के लोगों से यह भी आह्वान किया था कि जो नागरिक जो हैं वो सक्षम हैं, उनको सेना में भर्ती होना चाहिए और हथियार उठाने चाहिए अपने देश के लिए। उसके बाद से कई तस्वीरें जो थी वो भी यूक्रेन के अंदर से सामने आई थी कि जो लोग अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेजकर खुद हाथ में हथियार उठाने के लिए मजबूर हो गए थे। और यूक्रेन के अंदर तो कई ऐसी महिलाएं भी देखी हमने जो कि हाथ में हथियार लेकर रूसी सेना का जो है सामना करने के लिए हमें सड़कों पर दिखी। तो कुल मिलाकर अब यूक्रेन जो है उसके लिए पूरे देश की लड़ाई है, और यही वजह है कि वहां के जो तमाम नागरिक हैं वो भी अब सेना के अंदर जो है शामिल होकर रूस की सेना का सामना कर रहे हैं, हाथों में बंदूक लेकर जो है अपने देश के लिए खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसा मैंने पहले जिक्र किया और आपने भी कहा कि जो बड़े देश हैं वो खुले तौर पर अब यूक्रेन का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीछे से जो है वहां पर मिसाइलें भेजी जा रही हैं। स्टिंगर जो मिसाइल है वो अमेरिका की तरफ से कल अनुमति दे दी गई है कि यूक्रेन के अंदर तकरीबन 1000 से ज्यादा जो स्टिंगर मिसाइल हैं उनको यूक्रेन के अंदर भेजा जाएगा, जिससे यूक्रेन की जो सैन्य शक्ति है रूस के खिलाफ वो थोड़ी सी मजबूत होगी। नमित, आपको याद होगा 1991 में जो अंतर्राष्ट्रीय संधि जिस पर यूक्रेन ने हस्ताक्षर किया था उसमें साफ किया था कि ना तो अब वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा ना ही प्रचार प्रसार करेगा। यूक्रेन के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और ऐसे में रूस की ओर से जिस तरह न्यूक्लियर वेपन चलाने की चेतावनी जारी की गई है, कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि रूस और यूक्रेन की जो मुलाकात होने वाली है उससे पहले रूस एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर यूक्रेन मानता नहीं है तो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। देखिए बिल्कुल इस बात का जिक्र जो है खुद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका की तरफ से जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि एक तरफ तो रूस जो है वो कह रहा है कि हम वहां पर आम नागरिकों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ रूस ने जो है वो अपने देश के अंदर परमाणु बम के अलर्ट के लिए जो है वो घोषित कर दिया गया है, अलर्ट पर रखने को कहा गया है। तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो एक ऐसे देश पर परमाणु हमले की चेतावनी दे रहा है जो कि जिसके पास परमाणु बम नहीं है और ना ही नाटो देशों से फिलहाल रूस को कोई खतरा है। तो ऐसे में रूस जो है वो एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन के अंदर। और जो कल बातचीत का प्रस्ताव रखा गया था कि बेलारूस के अंदर रूस और यूक्रेन की बातचीत हो सकती है, हालांकि जब ये प्रस्ताव रखा गया था तो उसके तुरंत बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और उन्होंने कहा था कि वो उस देश के अंदर जो है बेलारूस के अंदर बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि बेलारूस ही एक ऐसी जगह है जहां से जो है रूस जो है एक मिसाइल अटैक कर रहा है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उस वक्त इनकार कर दिया था, लेकिन फिलहाल विश्व के तमाम बड़े देशों ने जो है सहमति जताई है कि बेलारूस और यूक्रेन का जो बॉर्डर है वहां पर हो सकता है कि बातचीत दोनों देशों के बीच में हो सके।
नमित, खार्किव में जिस तरह से रूसी सेना पर अटैक किया है यूक्रेनी सेना ने, और रूस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह से केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा रूसी सेना पर। और क्या ये माना जाए कि केमिकल वेपन्स का अचानक जिस तरह से इस्तेमाल किया गया और जो नुकसान खार्किव में हुआ है रूसी सेना को, उसके बाद ही ये नाराजगी जो है, उसके बाद पुतिन ने ये धमकी दी है कि वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रूस तो ये साफ कह चुका है कि वो नाटो को भी और अमेरिका को भी आसानी से उड़ा सकता है, क्योंकि अगर रूस नहीं बचा तो दुनिया की जरूरत क्या है। ये बात पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि 500 सबमरीन तैयार हैं। देखिए, जहां तक हम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात करते हैं तो वो लगातार जब से युद्ध शुरू हुआ है उन्होंने बड़े देशों को भी चेतावनी दे दी है कि इस मसले पर कोई भी हस्तक्षेप करेगा तो उसका अंजाम उनको भुगतना होगा। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन भले ही सैन्य शक्ति में रूस के सामने बोनी साबित होती है, लेकिन लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि वो कभी पीछे नहीं हटेंगे और रोजाना वो आंकड़े भी रखते हैं कि आज हमने रूसी सैनिकों को मार गिराया, और लगातार जो रूस के जेट हैं उनको भी मार गिराने की यूक्रेन के राष्ट्रपति दावा करते हैं। और लगातार जो खार्किव है या फिर कीव है वहां पर भी कई रूसी सैनिकों को बंधक बनाने की खबरें जो हैं वो पिछले 2 दिनों में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस बात की पुष्टि की है। तो ऐसे में रूस जो है वो अब खिसियानी बिल्ला खंबा नोचे, इस बात की कहावत को जो है वो साबित कर रहा है और लगातार इस बात को प्रेशर दे रहा है यूक्रेन के ऊपर कि अगर उन्होंने आगे किसी भी तरीके की हरकत की तो वो उनका जो खामियाजा है वो उसको भुगतना पड़ेगा। और इसी वजह से न्यूक्लियर बम की जो धमकी है वो अब रूस यूक्रेन को दे रहा है। नमित, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, भारतीय बाजार पर रूस यूक्रेन वॉर का असर पड़ा है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 800 से ज्यादा अंक की गिरावट देखी गई है और करीब 250 अंक गिरकर निफ्टी भी खुला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शेयर बाजार खुलते ही गिरावट दर्ज की गई है, करीब 250 अंक गिरकर निफ्टी खुला है। और अगर हम सेंसेक्स की बात कर लें तो उसमें भी लगभग 300 अंक की गिरावट देखी गई है। और रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है उसे इसकी वजह माना जा रहा है, जिसके बाद भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 800 से ज्यादा अंक की गिरावट के साथ खुला है और 250 अंक की गिरावट यहां पर निफ्टी में भी देखने को मिली है। हमारे साथ संवाददाता नमित जुड़ गए हैं। नमित, अंदेशा पहले से ही था कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं उसके बाद शेयर मार्केट में भी गिरावट देखने को मिलेगी, और आज सोमवार को जैसे ही शेयर मार्केट खुला उसके साथ ही गिरावट देखने को मिली। देखिए, बिल्कुल लगातार शेयर मार्केट पर जो है यूक्रेन और रूस का जो युद्ध का असर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि देश की बात करें तो विश्व के कई बड़े देशों के अंदर इस बात का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। कई देशों के अंदर जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं उनमें भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन आज युद्ध का जो है वो 5वां दिन है। हालांकि जो तमाम विश्व के बड़े देश हैं वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो युद्ध है वो समाप्त हो, इसका कोई समाधान निकले। और इसी को लेकर जो है कल अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली के अंदर एक सीसीएस की बैठक भी रखी गई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि आखिर किस तरीके से इस युद्ध को रोका जाए। लेकिन केंद्र सरकार की जो प्राथमिकता है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था चारुल, कि वहां पर जो छात्र फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि न केवल इस युद्ध के बाद शेयर मार्केट पर असर पड़ रहा है बल्कि भारत के जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं इस बात को लेकर राजनीति जो है वो भी शुरू हो गई है। कुछ देर पहले राहुल गांधी ने भी एक वीडियो ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की बर्बरता वहां पर भारतीय छात्रों के साथ की जा रही है तो ऐसे में केंद्र सरकार को एक योजना बनानी चाहिए कि आखिर जल्द से जल्द वहां के छात्रों को कैसे भारत वापस लाया जाए। नमित, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि जैसे हालात बने हुए हैं शेयर बाजार में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, क्या क्योंकि सबसे ज्यादा असर इसका माना जा रहा है क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ की बात कर ले या फिर अन्य चीजों की बात कर ले तो इसका सीधा असर जो है आने वाले दिन में कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के रेट जो है उसमें उछाल देखने को मिलेगा, सोने के बाजार में भी उछाल देखने को मिलेगा, और अगर हम इलेक्ट्रिक की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी उछाल देखने को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसका सीधा असर ऐसा होगा कि महंगाई जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है।
देखिए बिल्कुल इसी बात को मैं उस बात से जोड़कर बताना चाहूंगा, क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो यूक्रेन के अंदर जिस तरीके के हालात हैं उसका असर शेयर मार्केट पर पड़ेगा। इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो बढ़ेंगे, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उनके जो दाम हैं वो भी भारत के अंदर बढ़ सकते हैं। ऐसे में भारत के साथ साथ जो बाकी देश हैं वो भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो युद्ध है वो खत्म हो जाए, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसका जो असर है वो देश के विश्व के तमाम बड़े देशों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ेगी, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी, चाहे सोने की बात करें या फिर पेट्रोलियम पदार्थ की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक चीजों की बात करें, तो इसका जो असर है वो हर देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उस पर जरूर पड़ेगा। और यही वजह है कि जो विश्व के बड़े देश हैं वो चाहते हैं कि इस पूरे युद्ध का जो मसला है इसको बातचीत के द्वारा हल किया जाए। बिल्कुल नमित, सबसे अहम चीज ये भी है कि हम जिस तरह से देख रहे हैं महंगाई बढ़ने के चांसेस तो हैं ही, लेकिन इस युद्ध के बाद हर कोई, खासकर अगर हम रूस की बात कर ले तो रूस के लिए कहा जा रहा है कि देखिए महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था जो है वो अब नहीं तो कुछ समय बाद पटरी पर आ जाएगी। लेकिन आम जनहानि जो हम देख पा रहे हैं, लोगों की मौत जिस तरह से हो रही है, सैनिकों की मौत हो रही है, वो एक ऐसी चीज है जो चाहकर भी वापस नहीं आ पाएगी। और इसीलिए शायद कहा जा रहा है कि हर देश इस वक्त समझा रहा है रूस को, लेकिन पुतिन अपनी हट पर अड़े हुए हैं। देखिए चारुल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब इस युद्ध को अपने आत्मसम्मान की लड़ाई समझ लिया है। वो ये मानते हैं कि अगर उन्होंने हथियार फेंके और वो युद्ध से पीछे हटे तो उनकी इज्जत जो है वो विश्व स्तर पर बिल्कुल नहीं रह जा पाई। और यही वजह है कि वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर यूक्रेन के सैनिक जो है हथियार डाल दे और यूक्रेन की सेना पीछे हट जाए तो वो जो है इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति भी इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम जो है कमजोर पड़ रहे हैं, हम गद्दार नहीं है, अपने देश को छोड़कर भागूंगा नहीं, तमाम जो बड़े देश हैं उनका साथ छोड़कर चले गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि उनके सैनिक और वो लगातार अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक वो अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे। तो फिलहाल तो इस युद्ध हथियारों से तो जंग लड़ी जाती है, लेकिन हौसला बहुत ज्यादा जरूरी। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रोमानिया बॉर्डर पर बर्फबारी शुरू हो गई है। भारी बर्फबारी के बीच भारतीय बच्चे बॉर्डर पर पहुंचे हैं और यहां पर भारतीय नागरिक जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करने का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रोमानिया बॉर्डर पर बर्फबारी शुरू हो गई है और ऐसे में यहां पर हजारों की तादाद में नागरिक जो हैं, भारतीय नागरिक भी हैं, जो यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब वो इंतजार में हैं कि बस यहां से वो बॉर्डर क्रॉस कर लें ताकि वो अपने देश लौट सके। रोमानिया बॉर्डर की ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां पर भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। सभी लोगों को घर पर रहने के लिए हिदायत दी गई है, लेकिन इस बीच ये लोग जो बॉर्डर क्रॉस करने का इंतजार कर रहे हैं, रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचे हैं, उनके लिए इस वक्त इंतजार करना अब और ज्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि सबसे पहले तो वो इंतजार में थे कि कब उन्हें यहां से रेस्क्यू किया जाए, इवैक्यूएट किया जाए। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये जो बर्फबारी हो गई है, ऐसे में आखिर ये छात्र, ये नागरिक जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि रास्ता कोई नहीं है। बॉर्डर पर सिर्फ यहां से रेस्क्यू का इंतजार किया जा रहा है। रोमानिया बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं जहां पर भारी बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है।